गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। आज के जिस वास्तुशास्त्र पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे प्राचीन वास्तु साहित्य का बहुत आधार है। जिन प्राचीन ग्रंथों में घेर, गांव और नगर तथा दुर्ग, बावड़ी, कुएं आदि जलाशय सहित पशु, हाथी, घोड़े आदि के संतुलित आवास का परिचय मिलता है, उसका नगर नियोजन यानी मास्टर प्लान आज भी निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार है। वास्तुशास्त्र के प्रारंभ में गृहस्थ यानी आवास की आकांक्षा रखने वाले भद्रजन को क्या करना चाहिए और किन सिद्धांतों का भवन निर्माण करके पहले विवेचन करना चाहिए, उनका सार निम्नलिखित है। भू परीक्षण, इसमें भूमि और मिट्टी की परीक्षा के सिद्धांत है। भूमि संग्रह, इसमें उपयोगी और श्रेष्ठ भूमि का चयन करने की विधि बताई गई है। दिक् परिच्छेद, इसमें दिशाओं को निर्धारित करने की युक्तियां एवं उपाय बताए गए हैं। पद निवास, इसमें संपूर्ण भूमि को वर्गाकार रूप में विभाजित कराना बताया गया है। बलिकर्म एवं पूजन विधान, इसमें वास्तु पुरुष की पूजा बड़े महल और विशाल भवन बनाने से पूर्व पशु बलि या नर बलि तक दी जाने की चर्चा है। ग्राम अथवा नगर चयन विचांस, इसको आधुनिक भाषा में मास्टर प्लान भी कहते हैं, जिसका अभिप्राय है कि नगर, ग्राम, शहर या महानगर को बसाने या विस्तार करने की योजना पर चर्चा करना। इस खंड में भूमि के अलावा सामूहिक मनोरंजन स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, विपणन केंद्र यानी व्यापार केंद्र, सड़क, यातायात, जल विद्युत आपूर्ति आदि का ध्यान रखा जाता है। भूमि विधान, इसमें बहुमंजिला इमारतों सहित 2 मंजिला या विभिन्न तलों के निर्माण संबंधी चर्चा की जाती है। इसमें कुआं खोदने से लेकर बावड़ी, तालाब, जलाशय बनाने, सुरंग खोदने या भूमिगत निर्माण संबंधी चर्चा की जाती है। गोपुर विधान, इसमें निर्मित भवन या मकान के आंगन, द्वार, प्रकोष्ठ, शयन कक्ष, रसोई घर आदि सहित खिड़की, परकोटे और छत आदि के निर्माण संबंधी नियमों की चर्चा की जाती है। मंडप विधान, वास्तुशास्त्र के इस खंड में धार्मिक स्थल, मंदिर, सहकारी भवन, व्यापार केंद्र सहित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि के निर्माण की चर्चा की जाती है। राजवेषम विधान, इसमें राजकीय महल, दरबार स्थल, कारागार, कोषागार, जुआघर, प्रसाद और विशाल इमारतों की संरचना की स्थापना विधान चर्चित होता है। भारतीय वास्तुशास्त्र की प्राचीन परंपरा के अतिरिक्त संक्षेप में हम कुछ विदेशी, पाश्चात्य एवं चीनी वास्तु विज्ञान की भी चर्चा करेंगे। मिस्र और रोम मध्ययुगीन वास्तुकला भी हमारी संक्षिप्त चर्चा की परिधि में आएगा। किंग सुई, चमत्कारी प्राचीन चीनी स्थापत्य, निर्माण सामग्री और भौतिक जगत में पंच तत्व यानी पंच महाभूतों से जिस प्रकार वास्तु पुरुष की संरचना हुई है, ठीक उसी भांति चीन जैसे प्राचीन देश में आज तक स्थापत्य के मिलते जुलते तरीके से फेंग सुई स्थापत्य को 90 से 95% तक अपनाया जाता है। चीन की प्राचीन महानगरी पेकिंग, बीजिंग सहित हांगकांग, सिंगापुर के अलावा समस्त दक्षिण पूर्वी एशिया में चीनी वास्तुकला फेंग सुई की ही आधिपत्य है। आधुनिक युग में भी चीनी जनता अगर अपना पक्का मकान बनाए या फिर सरकारी भवन, सार्वजनिक फैक्ट्री, होटल, दुकान या किसी भी स्तर के कमर्शियल और राष्ट्रीय परियोजना में आधारभूत संरचना फेंग सुई नामक स्थापत्य से ही निर्माण सामग्री का चयन करते हैं। यह स्थापत्य कोरिया और जापान तक और भारत, बर्मा, नेपाल आदि देशों में भी अब बड़े चाव से अपनाया जाते हैं। चीनी विद्वान हेन सांग और फाहन प्राचीन काल में भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान भारत में वैदिक वास्तु का बहुत प्रचलन था। वैदिक वास्तु में ही पंचतत्व की जो मान्यता है, ठीक उसी को आधार बनाकर चीनी वास्तुकला फेंग सुई ने आदिकाल से लोकप्रियता हासिल की है। मौसम और स्थानीय वातावरण को देखते हुए फेंग सुई में सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ अन्य आयाम जोड़ दिए गए। वस्तुतः फेंग सुई शास्त्र का मुख्य आधार भारतीय वास्तुकला है, जिसका संबंध प्रकृति के पंचतत्वों से है। यही कारण हो सकता है कि बेकांग, हांगकांग, सिंगापुर तथा निकटवर्ती महानगरों में विश्व का अधिकतम व्यापार होता है। यूरोपीय और अमेरिकन व्यापारी भी
हांगकांग और बेकांग को शुभ और लाभदायक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मानते हैं। भवन निर्माण सामग्री के चयन में फेंग शुई के अंदर जिन 5 प्राकृतिक तत्वों को लिया गया है, उनमें सर्वप्रथम पानी, अग्नि, भूमि, धातु और लकड़ी है। इन 5 तत्वों का अनुपातिक तालमेल अगर सही हो तो भवन में रहने वाला सुखी रहता है, अन्यथा उसे कई प्रकार के कष्ट, धन हानि, संघर्ष आदि का सामना करना पड़ता है। फेंग शुई वास्तुकला में इस बात का निर्देश देती है कि किसी प्रकार का भौतिक वातावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है तथा किस प्रकार में परिवर्तन करके या उनके अनुकूल बनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्यों हम किसी भवन में अधिक आनंद या शांति का अनुभव करते हैं या कोई भवन उसमें रहने वालों के लिए क्यों दुर्भाग्यजनक साबित होता है। संभवतः यह भवन के निर्माण, रूपांकन या उसके आसपास के वातावरण के प्रभाव का कारण है। कुछ अर्थों में हम जिस वातावरण में रहते हैं वह हमें प्रभावित करता है और उस वातावरण से उचित संतुलन स्थापित करके हम अपने अच्छे भविष्य को निर्माण कर सकते हैं। फेंग शुई के अनुसार वातावरण 2 प्रकार के होते हैं। पहले है हमारे आसपास के वातावरण के भौतिक तथा दृश्य विशिष्टता से है। फेंग शुई के अनुसार वातावरण 2 प्रकार के होते हैं। पहले में हमारे आसपास के वातावरण के भौतिक तथा दृश्य अविष्टता से है। पहले पहाड़, नदी, भवन, सड़क तथा घर का पूर्वाभिमुखीकरण एवं फर्नीचर का रख रखाव आदि आता है। ये सभी हम पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरे प्रकार की शक्ति वातावरण में अदृश्य होती है। उसकी उत्पत्ति एक हमारे में एवं निर्धारित शक्तियों के अनुसार होती है। वास्तव में ये अदृश्य शक्तियाँ क्या है? कुछ इसे चुंबकीय शक्ति मानते हैं जबकि दूसरे इसे सौर ऊर्जा मानते हैं। अभी तक इस शक्ति के अध्ययन एवं उसके सही स्वरूप को निर्धारित करने के वैज्ञानिक प्रयास नहीं हुए हैं। चीनी लोगों ने कुछ ऐसी पद्धति अवश्य इजाद कर दी है जो उनके प्रभाव तथा गतिशीलता के संबंध में भविष्यवाणी करती है। उन्होंने कुछ शक्तियों या प्रतिपादन किया है जिसके अंतर्गत इस रहस्यमयी शक्ति का नियंत्रण एवं उसका उपयोग किया जा सके। इनके प्रभावों का मूल्यांकन करते समय दोनों ही वातावरण को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फेंग शुई वास्तुशास्त्री चिंताओं का मूल कारण शीघ्र ही ज्ञात कर लेते हैं एवं उसे दूर करने का उपाय बताकर समस्या को सुलझाने की सलाह देते हैं। भवन, मकान की योजना बनाते समय यदि उनसे संपर्क किया जाए तो वह निर्माण स्थल की निरीक्षण तथा उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करके मकान की योजना में उचित मार्गदर्शन करते हैं। यदि एक व्यक्ति का व्यापार घट रहा है तो फेंग शुई वास्तुशास्त्र की सलाह से दरवाजे को किसी दूसरी दीवार में स्थानांतरित करने या कमरे में रखी अलमारी को हटाने से प्रभावशाली परिवर्तन होंगे। शयन कक्ष में गलत जगह पर रखा गया पलंग पति पत्नी के झगड़े का कारण हो सकता है। दूसरी ओर बच्चे का पढ़ाई में कमजोर होना, उसके टेबल की अनुचित माप या उसके कमरे में पलंग का खिड़की की दिशा के अनुसार गलत स्थान पर रखे होने का कारण हो सकता है। यदि घर में फर्नीचर को हटाने के लिए स्थान नहीं है या विकल्प व्यवस्था का अभाव है तो इसके लिए कोई व्यवहारिक विकल्प ढूंढकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। उचित स्थान पर रखा दर्पण या हरे पौधे का गमला घर में समरसता उत्पन्न कर सकता है, किंतु इस कला के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फेंग शुई वास्तुकला को अच्छी तरह समझने के लिए चीन में एक धार्मिक मत ताओवाद को समझना आवश्यक है। चीनियों के अनुसार हर वस्तु ताओ है। इसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। संतुलन और समृद्धता महत्वपूर्ण कारक है जो फेंग शुई की प्रक्रिया में मनुष्य तथा ब्रह्मांड को जोड़ते हैं। ताओ मानव एवं ब्रह्मांड में जोड़ने की प्रक्रिया है। ताओ वह प्रेरणा है जो सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में प्रवाहित होती है। ताओ से यिन एवं यांग की उत्पत्ति होती है। यिन और यांग सृष्टि में शांति एवं उसके संचालन हेतु एक दूसरे की पूरक शक्तियां हैं, किंतु ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भी है। यिन स्त्री अंतर्कायिक तथा निष्क्रिय है
जबकि यांग पुरुष प्रकाशवान एवं सक्रिय शक्ति है। हालांकि दोनों विरोधी हैं, परंतु हमेशा ही एक दूसरे के तत्वों के धारण किए हुए हैं। उदाहरण के लिए यांग के प्रकाश का छोटा बिंदु यानी अंधकार में अवश्य रहेगा, इसी तरह काला बिंदु यांग में अवश्य रहेगा। यीन और यांग एक दूसरे पर आश्रित है। अंधकार के अभाव में प्रकाश की कल्पना निरर्थक है। जीवन के बिना मृत्यु नहीं है। प्रकाशवान यांग हमेशा ऊपर रहता है। यांग का प्रकाश गर्मी तथा दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अंधारमय यीन नीचे उत्तर दिशा एवं शीत का प्रतीक है। चीन के सभी कंपास में दक्षिण ऊपर रहेगा एवं उत्तर दिशा के नीचे की तरफ रहेगी। यीन जो पृथ्वी का प्रतीक है, टूटी हुई रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है तथा चतुर्भुज के रूप में चित्रित किया जाता है। यांग जो स्वर्गीय शक्ति है, बिना कटी हुई रेखा के माध्यम से एवं वृत्त के रूप में रेखांकित किया जाता है। यीन एवं यांग के रूप में हर वस्तु को अवधारित किया गया है, किंतु उनका अनुपात विभिन्न होता है। यीन एवं यांग में संतुलन होने पर ही समरसता प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी कार्यालय की दीवारों का रंग गहरा है तो वहां रखे फर्नीचर का रंग हल्का होना चाहिए। इससे यीन एवं यांग में संतुलित कायम होगा तथा वातावरण में समरसता स्थापित होगी। ये 5 तत्व काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, धातु एवं जल है। इन तत्वों के माध्यम से ही किसी व्यक्ति या वस्तु में समरसता स्थापित की जा सकती है। प्रत्येक तत्व का अपना एक निश्चित रंग, दिशा एवं ऋतु है। पृथ्वी पर ऋतुओं में भी 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन तत्वों की संपन्नता एवं शक्ति ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे तत्व एवं ऋतुओं के साथ उनके संबंधों की जानकारी।